आरोप लगता है मोदी सरकार पर कि तानाशाह सरकार है, इमरजेंसी लगा रखी है, विपक्ष को खत्म करते जा रहे हैं, केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। कैसे देखते हैं? सही है। सही है। क्यों? बेटे बात सुनो, आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगना था, कल रात को सीबीआई उठा के ले गई हैं। इलेक्शन जब डिक्लेयर हुए उसके बाद सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पकड़ लिया। और तुम्हारे ये जितने ये जो बॉम्बे में थे, जिसको मोदी ने कहा था 70,000 करोड़ का चोर है, उसको तीसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार, और जो ये असम का सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उसकी बुकलेट निकाली थी, उसको बना दिया। और ये तुम्हारे ये क्या था, अशोक चौहान था, ये कौन से उसमें था जो मकानों के किस में करोड़ रुपए का घपला उसको बताया था, उसने बीजेपी ज्वाइन करी, अगले दिन राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो बेटे ये तो है ही है। नहीं तो अगर ये ऐसा होता है तो कोर्ट में केस चलने दो, अगर इनके बंदे या फिर उनको भी जेल में डालो। अब आप कहते हैं जी चार्जशीट फाइल हुई है तो केजरीवाल जेल में है। चार्जशीट तो इसके भी फाइल हुई है जिसके बेटे ने जिसने वो पहलवान बेटियों का रेप ऑपोजिशन की बात, एक मिनट सर, ऑपोजिशन की बात नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, जो झूठ है वो झूठ है, ठीक है। और बात करते हैं चाचा जैसे बोल रहे थे केजरीवाल पे एलिगेशन जो लगा है वो गलत है। मोदी जी मैंने गलत नहीं बोला। नहीं चलिए जो भी आपने बोला, ये नहीं बोला गलत है। हाँ, तानाशाही के बारे में बात करते हैं। इनको एक्चुअल तानाशाही मैं दिखा दूं। चलिए एक्चुअल तानाशाही सर आप बंगाल जाके देखिए सर, आप कर्नाटक पहुंच के एक्चुअल तानाशाही देखिए सर, आपको वहां पे तानाशाही का वास्तविक रूप मिलेगा सर, ठीक है। तानाशाही वहां पे होता है। आज ममता बनर्जी बोल देती है साफ एकदम शब्दों में बोल देती है कि जो जितने बीजेपी वाले हैं वो काफिर है। ये क्या, ये तानाशाही के अंतर्गत नहीं आता है? वहां पे बीजेपी के नेताओं को पीटा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ अगर वो संविधान के खिलाफ बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन। मैं कह रहा हूँ जो चोर है, आप ना, मैं दो चीजें बोलता हूँ, जो चोर है उसके खिलाफ एक्शन लो, लेकिन जो तुम्हारे पाले में आ गया उसके ऊपर तुम लेनेंसी बरतो, तो ये संविधान के अनुरूप नहीं है। अगर ये बच्चा कह रहा है कर्नाटका में है, बंगलोर, जहाँ भी वो बोल रहा है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। कहते जी क्या कांग्रेस टाइम नौकरी थी? बेटे नौकरी नहीं थी, जब भी तो उनको जूता मार के भगाया है। तो अब तुम भी कहो जी कांग्रेस टाइम नौकरी थी, कांग्रेस टाइम भी महिलाओं के साथ होता था, फिर कांग्रेस और आम में फिर फर्क क्या? तो फिर तुम्हें लाने का फायदा क्या? तो तुमने ये क्यों बोला कि हम नौकरी भी देंगे, महंगाई भी कम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? अगर तुमने सेम करना था, अगर वो कर रही है तो महंगाई है देश के अंदर। बेटे देखो, हमारे को तो भगवान की दया से थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसा आता है, पेंशन आ जाती है मेरी और वाइफ की, तो हमारा तो रोजी रोटी चल जाती है, बाप का दिया हुआ मकान है। लेकिन अदरवाइज देखो बेटे, दाल वगैरह 250 रुपए किलो हो रही है, महंगी तो है। पेट्रोल भी 100 रुपए हो रहा है, महंगा तो है। लेकिन सर पेट्रोल पे तो वो कहते हैं जब 2004 में छोड़ के गए थे अटल जी, 32 छोड़ के गए थे, 65 या 70 के आसपास मिला, और अब 2004 में 14 की बात कैसे जिम्मेदार है? क्या बेस पर क्या है रीजन? पेट्रोल क्या है हम बताते हैं आपको। क्या है पेट्रोल? कैसे बीजेपी जिम्मेदार है? कैसे सरकार? हर राज्य का अपना अपना हिसाब किताब है। कितने पैसे का बेस प्राइस है पेट्रोल का? 30-32 रुपए का बेस प्राइस है पेट्रोल का। उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है पेट्रोल के ऊपर, जो केंद्र सरकार लगाती है। उसके ऊपर करीबन 20-25 रुपए। उसके ऊपर वेट लगता है, वो राज्य सरकार लगाती है। एक्साइज इन्होंने छोड़ दी। हाँ, वो एक्साइज ड्यूटी है। इम्पोर्ट में जो वही मैं इम्पोर्ट ड्यूटी करता हूँ, वो एक्साइज ड्यूटी है। नहीं बेटे, भाई साहब दोनों फर्क है। एक्साइज बेटा मेरे को जाना, मेरा लेट हो जाएगा। मैं नहीं बेटा, एक्साइज ड्यूटी मैं समझ गया, वो एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज अलग है, वैट अलग है। लगाते तो है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। बेटे मेरी बात तो सुनो, एक्साइज ड्यूटी इन्होंने जब मनमोहन सिंह के टाइम 104 रुपये हो गया था बैरल, डॉलर जो भी बोलते हैं, डॉलर का बैरल है, बाद में 50-60 रुपए भी हो गया। तो ये जब तो रिड्यूस करते हैं। एक चीज जब आपको 10,000 रुपए की मिल रही थी, मान लो 500 किलो, अब आपको ये इनका यही है डेली का, वही चीज आपको आज अगर 3,000 में मिल रही है तो उसका बेनिफिट पब्लिक को भी देना चाहिए। और जो मेरे भाई साहब बोल रहे हैं, एक मिनट आपकी बात पे आ रहा हूँ, ये भाई साहब ना वैट और उसको मिक्स कर रहे हैं। वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाते हैं, मैं उसको नहीं पूरी बात आपने मेरी सुनी नहीं। मैं मेरी बात सुनिए ना। अरे मैं एक्साइज ड्यूटी बात कर रहा हूँ। मैं इम्पोर्ट मान गया, वो एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। अरे सुन तो लीजिए, एक्साइज ड्यूटी लगी 20-25 रुपए की, उसके बाद वेट लगा, वेट सरकार लगाया। वेट जो राज्य कम कर देगा उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो ये सारा मिलू के टोटल पैसा बनता है। अगर और जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसका भी 45% राज्य सरकार को जाता है।
जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगा रही है उसका 45% राज्य सरकार को जाता है। तो सरकार को, राज्य सरकार को वेट कम करना चाहिए, वेट का परसेंटेज कम करना चाहिए, ताकि वो तो डबल ले रहा है ना, तो यही तो पेट्रोल महंगा हो रहा है। और प्रदेश की गवर्नमेंट करता है, योगी क्यों नहीं करता? चलो ये कांग्रेस एक बात, इसको रिक्वेस्ट करके मैंने 2 मिनट का टाइम लिया था, 2 मिनट का टाइम दे दो, मैंने लेट हूँ। बेटे को मैं क्या भी रहता, बेटे मैं ये कह रहा हूँ एक्साइज ड्यूटी कई तरीके की होती है। एक तो एक होती है उसके ऊपर ना जैसे लगा दी इस नाम पे, इस नाम पे, उसका स्टेट को नहीं जाता एक्साइज। मैं जो बता रहा हूँ फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ, उसका स्टेट को नहीं जाता। जो जिसको बाबूजी बता रहे हैं वो एक्साइज ड्यूटी का जाता है। अगर ये एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये करेंगे, फॉर एग्जांपल 32 रुपये आज, जो कांग्रेस टाइम 3 रुपये थी या 9 रुपये थी, अगर ये 32 रुपये करेंगे, जैसे वैट उसका 18% है, फॉर एग्जाम्पल 18 मान लो, तो अगर ये एक्साइज अगर ये 5 रुपये कर देंगे, जैसे 140 वाला बैरल। स्टेट शुरुआत करें ना, स्टेट क्यों नहीं शुरुआत करती? मोदी जी, बीजेपी शासित राज्यों ने 10-10 रुपए हर स्टेट के पेट्रोल से घटाए थे। बेटे मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक मिनट बेटे, उसी पे आ रहा हूँ, 1 मिनट बेटे मैं मेरी देर बेटे मैं ये कह रहा हूँ, जब 140 रुपए बैरल था और जब 40 रुपए हो गया, तो कई लाख करोड़ का इनको एक्साइज मिल चुकी है इनकम टैक्स। स्टेट को भी तो मिला है ना बेटे, उतना नहीं मिला, तुम समझते ही नहीं बेटे। एक्साइज 4 तरीके की है। एक तो मेन एक्साइज है जिसका हिस्सा सेंटर को, स्टेट को मिलता है। तो आप ये भी कह रहे हो उसका पेट्रोल महंगा करने में स्टेट का भी हाथ है? बेटे स्टेट को तो और इनकम क्या है, सुनो, जीएसटी में क्यों नहीं लाने दे रहे पेट्रोल को? बोलने लगा था, जीएसटी को बोलने लगा था। तो इनकी फुल मेजॉरिटी इनकी गवर्नमेंट है, कई साल 10 साल से है। सुन लो, जीएसटी 18 स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, 18 पहले 22 तक हो गई थी। तो जीएसटी जैसे इन्होंने 370 हटाया, जैसे बस लास्ट टाइम जैसे वो हटाया, तो जीएसटी भी लगा देते। सारे राज्य का मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है तो सारे के सारे मुख्यमंत्री कह देते हैं नहीं, जीएसटी के अंदर नहीं लाना पेट्रोल को, क्योंकि राज्य की सरकार की उससे कमाई होती है। हाँ, ये मेन है। निर्मला सीतारमन ने बोला है कि हम हर स्टेट से बात करेंगे पेट्रोल को जीएसटी में लाने के लिए। हाँ, अगर जीएसटी के अंदर आ जाता है तो यही पेट्रोल तुम्हारा 85-87 रुपए का हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जिस तरीके से ओवैसी का बयान आता है संसद में, जब फिलिस्तीन के नारे वो लगाते हैं, वो कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि संविधान के जो रक्षक हैं इंडिया अलायंस, उन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक। देखिए, ये जो असदुद्दीन ओवैसी जी ने फिलिस्तीन का नारा लगाया उसे कंडम करता हूं मैं, और इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए। वो अपनी राजनीति करते हैं, सिर्फ उनको सिर्फ राजनीति करनी है अपनी। वो एक सीट से जीत के आए हैं, हैदराबाद की सीट है उनकी, 15-16 सीट में से उनके सिंगल सीट निकाल के लाए हैं। तो वो केवल और केवल ओबीसी को लेके और मोमडन्स को लेके वो सोचते हैं कि इनका वोट बैंक बना रहे, और वो जो शुरू से जीत के आए हैं वो एक सीट इनकी निकलती रहे। आप क्या कहेंगे अंकल जी? हाँ जी बोलिए। ओवैसी को लेके? ओवैसी तो अपने धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की वोट हथियाना चाहते हैं, अभी भी वोट लेना चाहते हैं, वोट लेते हैं, जीतते हैं। फिलिस्तीन का जो उन्होंने बोला है, हम ना तो फिलिस्तीन के खिलाफ हैं और ना हम इजराइल के खिलाफ हैं। मोदी जी ना इजराइल के खिलाफ हैं और ना ही फिलिस्तीन के खिलाफ हैं। मोदी जी ने कभी बयान ना तो फिलिस्तीन के खिलाफ दिया है और ना ही इजराइल के खिलाफ दिया। इन दोनों का जो भी युद्ध चल रहा है, क्या चल रहा है, वो अपना वो अपने यहाँ के मुसलमानों के बारे में तो नहीं सोचते। असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। मोदी जी ने तो उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, हाँ जी, ऐसे भारत देश के बारे में नहीं सोचते ओवैसी साहब? देश के बारे में सोचना चाहिए, सोचते क्यों नहीं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिल्कुल सोचते हैं। ओवैसी साहब क्यों नहीं सोचते? उनका एक अलग पहलू है, हर आदमी को सोचने का ढंग है। आप किसी को दबाव थोड़ी डाल सकते हो। राहुल गांधी ने कुछ स्टैंड नहीं लिया उसको लेकर? संविधान के रक्षक है वो विपक्ष का नेता है, कुछ भी कह सकता है। कुछ भी कह सकता है। हाँ, विपक्ष का नेता है, उनका काम है ये। कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें दिखाना चाहिए ये लोकतंत्र के। लोकसभा के अंदर क्या कह सकते हैं? बात करो, लोग बात करो। तुम अपनी सभा में कह सकते हो। तुम यहाँ पे कोई रामलीला में गोदान बुक कर लेते या अपनी कोई सभा बुक कर लेते। तुम लोकसभा के अंदर ये बोल रहे हो, पूरा देश आपको सुन रहा है, अब देश को, अब अपने राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हो, बहुत आदमी आपको फॉलो करते हैं, उनका माइंड कैसे डिवर्ट होगा फिलिस्तीन के नाम से? तो ये सब चीजें। चलिए, कैसे देख रहे हैं इस बार 5 साल का कार्यकाल कैसा होगा मोदी सरकार का? क्योंकि कह रहे हैं बैसाखी पे चल रही सरकार है, कभी भी गिर सकती है। 5 साल का सरकार का जो कार्यकाल है बहुत बढ़िया होने जा रहा है, और जो 2 बैसाखियां कह रहे हैं, 3 बैसाखियां कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं डिगमगाएंगी और ये गिर भी जाती हैं। अगर ये नीतीश कुमार जी भी हट जाते हैं, अगर ये तुम्हारे चंद्रबाबू नायडू जी भी हट जाते हैं, तो भी इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
भले ही ये सरकार गिर जाए 6 महीने में, मैं कहूंगी कल गिर जाए, परंतु कांग्रेस सरकार नहीं आने वाली है। मध्यावर्ती चुनाव हो जाएंगे।